हेलो स्टूडेंट, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आखिरी लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आईआर स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है, हम उसकी स्टडी करके हम समझेंगे कि किस तरह आईआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि एक अननोन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन से बॉन्ड उपस्थित हो सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 4 में शुरुआत करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो फर्स्ट एप्लीकेशन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका फंक्शनल ग्रुप और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड है, ये हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए करेक्टरिस्टिक आईआर फ्रिक्वेंसी आती है, उसी के आधार पे हम बताते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड उपस्थित हो सकता है। जैसा कि आप के सामने एक चार्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि 4000 से 2500 की रेंज में OH, NH, CH की फ्रिक्वेंसी आती है। CH की 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आती है, NH की 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आती है, OH की 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आती है। इसी तरह 2500 से 1800 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी आती है। C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ले ले। 1800 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसकी पीक आती है। ठीक है, 1600 से 400 सेंटीमीटर के इनवर्स के बीच का जो रीजन होता है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, जो कि हर एक कंपाउंड के लिए यूनिक होता है, इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पीक्स आती है। ये एक छोटा सा चार्ट है, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि कैसे है ना, जो मेजर बॉन्ड स्ट्रेचिंग के लिए जो बेस वैल्यूज होती है उसका एक ये चार्ट है, और इनके आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डन। ये बच्चों एक टेबल है जिसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप के आगे उसकी जो करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो दी गई है। जब भी आपको एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाना है तो आपको इस टेबल की हेल्प लेनी होती है। आपको ये टेबल में हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी है वो याद कर लेनी है, जिसकी मदद से आप अगर कोई न्यूमेरिकल आता है वो आप सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एल्काइल CH की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 2900 से 50 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। अगर एल्किनाइल CH स्ट्रेचिंग देखें या एल्किनाइल CC स्ट्रेचिंग देखें तो वो एल्किनाइल CH स्ट्रेचिंग तो 3100 से 3010 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की देखें तो 1680 से 1620 के बीच में आती है। तो आपको समझ में आएगा कि मान लो अगर कोई कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप, आपको उसमें है ना 1680 से 1620 के बीच में कोई फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है और 3100 से 3000 सेंटीमीटर के इनवर्स में कोई फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, तो आप एक गैस कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मान लो आपको 2200 से लेके 2100 के बीच में फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है और अगर 3300 के करीब एक फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी किसकी तरफ वो बता रही है आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ, और ये फ्रिक्वेंसी आपको हिंट दे रही है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए 3 अलग अलग तरह की पीक्स आ रही है। तो आप इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इसके आधार पर बता सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में किस तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बात आती है, मान लो एरोमेटिक कंपाउंड हो,
तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक तो आएगी, जैसे कि है ना एल्कीन में आती है, लेकिन इसमें एक साथ कई सारी पीक आती है। 1700 से 1500 सेंटीमीटर के बीच में लगभग 3 या 4 पीक आपको मिलेगी। जैसे मान लो 1500 के करीब मिल गई, 1600, 1680, 1700, तो 3-4 पीक अगर मिल रही है एक साथ इस रेंज में, तो आप मानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है। CH की बेंडिंग पीक, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंडिंग पीक आती है 880 से लेके 680 के बीच में, और जो स्ट्रेचिंग पीक आती है वो 3000 के करीब आती है। तो अगर आपको इस तरह की पीक दिखाई दे रही है तो आप मानेंगे कि कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक। अब अगर हम फिनॉल और अल्कोहल के OH की स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो 3200 से लेके 3550 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, और ब्रॉड पीक आती है अगर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH के कारण जो पीक आती है वो 2500 से 3000 सेंटीमीटर के बीच में एक ब्रॉड पीक आती है। तो अगर आपको 2500 से 3000 सेंटीमीटर के बीच में एक ब्रॉड पीक दिखे तो आप मानेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह अमीन के NH की स्ट्रेचिंग पीक 3300 से 3500 के करीब आती है। नाइट्राइल की पीक 2226 से 2220 के करीब आती है। एल्डिहाइड की 1740 से 1690, कीटोन की 1750 से 1680, एस्टर की 1750 से 1735, इसी तरह कार्बोक्सिलिक की और एमाइड के CO की। तो ये CO जो कार्बोनिक ग्रुप है उसकी पीक है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड। तो आप इस पीक की रेंज से अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो 1780 से 1710 है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कार्बोक्सिलिक। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इससे आपने अंदाजा लगाया, लेकिन इसका कंफर्मेशन किससे हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इस वाली पीक से। तो अगर आपको 2500 से 3000 सेंटीमीटर के बीच में पीक दिखाई दे रही है और 1780 से 1710 के बीच में भी पीक दिखाई दे रही है, तो आप कंफर्म कर देंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बात। अब आपको मान लो एमाइड में है ना 1690 से 1630 के बीच में भी पीक दिखाई दे रही है, और 3200, 3300 और 3500 के बीच में भी पीक दिखाई दे रही है, तो आप क्या कंफर्म करेंगे कि आपका एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक पीक के आधार पे अंदाजा नहीं लगता है, आपको 2-3 पीक देखनी पड़ती है। उन 2-3 पीक के कंबाइंड कंक्लूजन से पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि आप इस टेबल के जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है उसको अप्लाई कर सकें। अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं IR स्पेक्ट्रम ऑफ एल्केन। एल्केन में बेसिकली 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है वो होता है आपका कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इसकी जो पीक होती है वो आती है लगभग 3000 से 3100 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये करेक्टरिस्टिक पीक है CH की, और ये एल्केन की इम्पॉर्टेंट पीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये वाला स्केलेटन पाया जाता है, और ये वाली पीक है ना ज़्यादातर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेक्ट्रा में आपको दिखाई देगी। ये जो स्पेक्ट्रा है वो N हेक्सेन का स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे जो 3000 सेंटीमीटर के इनवर्स के करीब जो पीक आ रही है वो CH स्ट्रेचिंग के कारण आ रही है, और लगभग 1400 सेंटीमीटर, 1400 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के पीक के करीब जो पीक आ रही है वो CH की बेंडिंग के कारण पीक आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर एल्केन वाला स्केलेटन प्रेजेंट है तो आपको 3000 के करीब CH स्ट्रेचिंग के कारण पीक दिखाई देगी। अब हम एल्कीन के IR स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। एल्कीन में 3 तरह के बॉन्ड बेसिकली आपको दिखाई देंगे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसकी पीक 1600 के करीब आती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की पीक। तो ये हो गई आपकी पहली इम्पॉर्टेंट पीक। ठीक है, इसको आप देखेंगे अगर आप एल्कीन दिया जाता है। ठीक है, दूसरी पीक होती है डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के बीच की पीक। मतलब अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की पीक की अगर हम बात करें तो ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आती है। ठीक है,
तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े, कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये आप इसको समझिए, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस बॉन्ड के कारण जो पीक आएगी वो 3000 सेंटीमीटर के इनवर्स के ऊपर आएगी। यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और इसके कारण जो पीक आएगी, अगर ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है स्पेक्ट्रा सिस 2 ऑक्टेन का है, तो ये जो हाइड्रोजन के CH की पीक है वो लगभग 2800 से 2900 के बीच में आएगी। ठीक है, 2800 2900 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 तरह की पीक और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पीक आएगी लगभग यहाँ पे। तो आपको 4 तरह की पीक, कौन सी 4 तरह की पीक पता चली आपको? एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक आएगी आप एक, तो अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की पीक आएगी। ठीक है, और सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पीक आएगी। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की पीक आएगी। तो ये 4 तरह की पीक आप IR स्पेक्ट्रा में देख सकते हैं एल्कीन के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पीक जो है वो है ये वाली पीक। ठीक है, और आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि एल्केन में जो स्ट्रेचिंग पीक है वो कम पे आती है, और एल्कीन में CH स्ट्रेचिंग पीक ज़्यादा पे आती है। ठीक है, तो आ गया एल्कीन का IR स्पेक्ट्रा समझ में। अब हम एल्काइन के IR स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीक, ये वाली जो CH स्ट्रेचिंग पीक है एल्केन में लगभग 2800-2900 के करीब आ रही थी, और एल्कीन में 3000 से 3100 सेंटीमीटर के करीब आ रही थी। वो एल्काइन में सबसे ज़्यादा आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब। तो आपको एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस भी समझ में आया। एल्केन में कहाँ आ रही है 2800-2900 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब, एल्कीन में 3000 से 3100 सेंटीमीटर के करीब, और एल्काइन में 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब। तो अगर आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन दे दे तो ये CH स्ट्रेचिंग पीक के आधार पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पीक है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, जो करीब 2100-2200 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आती है। ठीक है, तो ये एल्काइन का स्पेक्ट्रा हो गया आप। और अब आप देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 ऑक्टाइन का, वो आपको यहाँ पे इसीलिए पीक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये हो गया यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट। आप देखेंगे ये जो है इसके बराबर, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल सेम सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे भी सेम सब्स्टिट्यूट है, तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आती है क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। तो नो इज C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, नो दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप एल्काइन के देखें। एल्काइन में इंपॉर्टेंट पीक 3300 के करीब ये वाली पीक हो गई। अब हम अल्कोहल के IR स्पेक्ट्रा को देखते हैं, जिसे मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर लिया था। द मोस्ट प्रोमिनेंट बैंड इन अल्कोहल इज ड्यू टू द OH बॉन्ड। तो आपको समझ में आया अल्कोहल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है वो OH बॉन्ड होता है। यहाँ हम 1 ब्यूटेनॉल का IR स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 3400-3500 के करीब, 3300-3400 के करीब एक बहुत ब्रॉड पीक आ रही है। आप इस ब्रॉड पीक को छोड़ नहीं सकते, ये आपको आसानी से स्पेक्ट्रा में दिख जाएगी अगर स्पेक्ट्रा अल्कोहल का है। तो ये ब्रॉड पीक बता रही है कि स्पेक्ट्रा किसका है, किसी अल्कोहल का, और वो अल्कोहल ऐसा है कि वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं बना सकता, वो केवल इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बना रहा है, जिस वजह से ये ब्रॉड पीक आ रही है। ये 1 ब्यूटेनॉल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग मिलती है, और इस इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ये 3300-3400 के करीब आपको एक ब्रॉड पीक दिखाई दे रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि अल्कोहल प्रेजेंट है। अब साथ में ये जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, इससे भी थोड़ा सा हिंट मिलता है, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि इस तरह की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और भी कई मॉलिक्यूल जैसे ईथर वगैरह में भी मिल जाती है। तो इसे एक हिंट की तरह ले सकते हैं, इसे कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पीक है OH की स्ट्रेचिंग पीक, ये सबसे डोमिनेटिंग पीक है अल्कोहल में। बाकी जैसे CH स्ट्रेचिंग पीक, कार्बन कार्बन पीक, ये तो आएगी जैसे जो कि एल्केन में भी आती है। ठीक है, ये हो गया आपका IR स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल।
अब हम आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देखते हैं। एल्डिहाइड का आईआर स्पेक्ट्रा में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ दिखाई देती है। ये एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ग्रुप है। इससे का जो CH है, इसके कारण दो पीक आती है 2720 और 2820 पे। तो अगर आपको मान लो आईआर स्पेक्ट्रा का डेटा दे रखा है और 2720 और 2820 ऐसी दो पीक प्रेजेंट है लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स के डिफरेंस में, तो आप आंख बंद करके मान लेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। साथ में CO की स्ट्रेचिंग पीक भी होगी, वो लगभग 1720 सेंटीमीटर 1735 सेंटीमीटर के करीब आएगी। जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा वो प्लस आई और माइनस आई ग्रुप के आधार पे होगा। ये ब्यूटारएल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। तो आप जो CH के कारण स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है वो 2 आती है, वो फर्मी रेजोनेंस की वजह से होता है। मैंने आपको बताया था कि फर्मी रेजोनेंस क्या होता है। तो फर्मी रेजोनेंस की वजह से CH की जो दो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 2720 2820, ये 100 सेंटीमीटर इनवर्स के डिफरेंस वाली पीक कंफर्म करती है कि ग्रुप मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम कीटोन की पीक देखते हैं। कीटोन की पीक लगभग 17-15 के करीब आती है। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे। मान लो कीटोन की पीक से आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो 2720 2820 वाली पीक है वो कीटोन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कीटोन में इस तरह का CH नहीं होता है, कार्बोनिल से कार्बन ही जुड़ा रहता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोले तो आप इस पीक के आधार पे, ये जो पीक है ये बहुत करेक्टरिस्टिक पीक है, आप बता सकते हैं कि कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ये वाली पीक ऑलमोस्ट लगभग सेम सी हो जाती है, तो ये पीक दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ये पीक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का आईआर स्पेक्ट्रा देखते हैं। मैंने बताया था, जब टेबल बताई थी तब बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक का OH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपका, इसका जो OH है इसकी एक बहुत ब्रॉड पीक आती है जो लगभग 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब होती है। आप देखिए ये रेंज है 2500 से 3000 सेंटीमीटर के करीब, और ये इतनी ब्रॉड पीक आ रही है। तो आपको ऐसी कोई अगर ब्रॉड पीक दिखाई दे, आप आंख बंद करके बता देंगे कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी अदर फ्रिक्वेंसी जैसे CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लगभग 17-11 के करीब आ रही है। ठीक है, और भी कार्बन कार्बन की पीक आएगी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको है ना जो करेक्टरिस्टिक पीक होती है ना वो देखनी होती है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए करेक्टरिस्टिक पीक क्या हो गई, ये OH वाली पीक हो गई। ये हो तो आप बता देंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईआर स्पेक्ट्रा देखा। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अदर एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से दो तरह की H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में विभेद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। मैं यहाँ ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कंसंट्रेशन पर का इफेक्ट पड़ रहा है पीक पे तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, और नहीं पड़ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ब्रॉड पीक आती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण या फ्री OH के कारण शार्प पीक आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन सकता है OH और नाइट्रो ग्रुप के बीच में, वहाँ पे शार्प पीक आती है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल, जहाँ पर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है, वहाँ पर ब्रॉड पीक आती है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से दो तरह के H बॉन्डिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी की जा सकती है पीक की इंटेंसिटी को मेज़र करके। हालांकि ये मेथड ना तो ज़्यादा यूज़फुल है और ना ही ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की
फोर्थ एप्लीकेशन है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम देख सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। फॉर एग्जांपल ये रिडक्शन हो रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, और वो किस में बदल रहा है, अल्कोहल में। तो इस अगर मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक पीक है वो कार्बोनिल की आएगी, लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें करेक्टरिस्टिक पीक OH ग्रुप की आएगी। तो अगर आईआर स्पेक्ट्रा में इस तरह का पीक चेंज हो रहा है, 1710 की जो पीक है वो तो हो जाए आपकी डिसअपियर, और क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और है ना 3300 के करीब के पीक अपियर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ रिडक्शन हो चुका है, कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। Study of ketoenol tautomerism can also be done with the help of IR spectroscopy। डाइकीटोन्स होते हैं वो आपके क्या दिखाते हैं, टोटोमरिज्म। अगर 1,3 कार्बोनिल कंपाउंड है, ये क्या है 1,3 कार्बोनिल, 1 2 और ये 3 पोजीशन है, तो ये 1,3 कार्बोनिल कंपाउंड क्या दिखाते हैं, टोटोमरिज्म दिखाते हैं। और इसकी स्टडी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, इथाइल एसीटो एसिटिक एस्टर में टोटोमेरिज्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है, इनकी पीक 1733 और 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आती है, लेकिन जब इसका इनोल बनता है ड्यू टू टोटोमेरिज्म तो OH की पीक अपीयर होती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब, और कार्बोनिल की एक पीक डिसअपियर हो जाती है, और जो रिमेनिंग पीक है कार्बोनिल कंपाउंड की वो आती है 1645 सेंटीमीटर के इनवर्स के करीब। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पीक की जगह ये पीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि टोटोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो स्टडी ऑफ कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ लिया कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद की जाती है। बच्चों आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि मेन जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम है वो किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में या टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पता लगाना है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कई चीज़ें पता लगा सकते हैं, पर कई चीज़ें हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमें नहीं पता चलती है, जो कि इसके स्कोप को लिमिट करती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। आईआर इज द मोस्ट यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कंपाउंड में नाइट्रो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीक आ रही है तो हम कह सकते हैं हाँ कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। तो हम स्पेसिफिक ग्रुप की प्रेजेंट और एब्सेंस को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बता सकते हैं। IR can provide a molecular fingerprint that can be used when comparing samples। अगर मान लो 2 प्योर सैंपल है और उनका IR स्पेक्ट्रा सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं। तीसरा पॉइंट, IR does not provide, पहले 2 पॉइंट बताते हैं कि IR क्या बता सकता है। तीसरा पॉइंट बताता है कि IR से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, कार्बन स्केलेटन के बारे में नहीं पता चलता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की पीक तो आ रही है, लेकिन ऐसे सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसके बारे में आईआर नहीं बताता है। CH की पीक आ रही है लेकिन कितने CH है उसके बारे में हमें नहीं आईआर नहीं बताता है। तो आईआर हमें बता सकता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम इससे क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बता सकते। हमें ये तो नहीं पता चलेगा 4 कार्बन है 5 कार्बन है। तो आईआर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कार्बन कार्बन स्केलेटन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसीलिए अकेले आईआर से हम मॉलिक्यूल कौन सा है वो हम पता लगा ही नहीं सकते हैं, सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। Therefore, it is very limited in scope and must be used in conjunct with other technique to provide a more complete picture of the molecular structure। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अकेले यूज नहीं किया जा सकता, इसको हम दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंबाइन करते हैं, जैसे यूवी, NMR, IR, मास, उन सबके डेटा को कंबाइंड करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट जानकारी, उसकी पिक्चर हम बता सकते हैं।
बता सकते हैं। ये सब के बावजूद भी आईआर एक इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बारे में सबसे बेसिक जो जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। तो बच्चों ये हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सारा डिस्कशन खत्म होता है। तो हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से समझा कि किस तरह से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये काफ़ी यूजफुल है। हमने इसके प्रिंसिपल, मोलिकुलर वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड, हुक्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग आईआर फ्रिक्वेंसीज और वेरियस कंपाउंड्स के हमने आईआर स्पेक्ट्रा, इन सब की स्टडी की। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के साथ ना केवल हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होता है, हमारी यूनिट 1 भी खत्म होती है, जिसके 2 पार्ट थे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाता है और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाता है। ये जो यूनिट है आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ना केवल इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बल्कि आपको थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे अननोन कंपाउंड यदि आप पूछ लिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या यूवी में वुडवर्ड फिशर रूल पूछ लिया, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इस यूनिट को आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। मैं इस यूनिट को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके साथ मैं इसके जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराऊंगी, होम असाइनमेंट भी दूंगी और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप उनको सीरियसली करें, जिससे कि आप इस यूनिट से क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान से पढ़ना।